संस्कृति थी। और ये भी गुप्त काल तक इसके साक्ष्य में प्राप्त हुआ, यानी गुप्त काल तक ये अपनी उसी इंपॉर्टेंस के साथ एग्जिस्ट करता रहा है। ये हमने पढ़ा था कि जब महाजनपद का काल था, याद है ना, जिसमें जो 16 महाजनपद हुए थे, उसमें ये कौशल का प्रमुख नगर था। किसका? कौशल जनपद। ये महाजनपद काल हमने पढ़ा भी है और एक्सप्लेन भी किए थे। उस काल में क्या था? ये कौशल का प्रमुख नगर था। इसके अतिरिक्त बौद्ध परंपराओं के अनुसार यहां पर अशोक ने एक स्तूपा का निर्माण कराया था। आप जानते हैं कि अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, तो उसने यहां पर अयोध्या में भी एक स्तूपा का निर्माण कराया था। यानी ये हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी एक महत्वपूर्ण प्लेस है। और यही नहीं, ये जैन धर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट प्लेस है। यहाँ पे 5 तीर्थंकरों की ये जन्म स्थल है। यानी प्रथम आदिनाथ से लेकर 5 तीर्थंकर यहीं पर पैदा हुए हैं। यह हम अयोध्या की बात कर रहे हैं। यानी अयोध्या हिंदू मत के लिए, बौद्ध धर्म के लिए और जैन के लिए, तीनों धर्मों में ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बैक्ट्रियाई यूनानियों ने भी इस पर आक्रमण किया था। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेख हमें पुष्यमित्र शुंग का एक लेख भी प्राप्त हुआ है। पुष्यमित्र शुंग का एक लेख प्राप्त, ये दर्शाता है कि अयोध्या केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं, बल्कि जो उस समय में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान था ये उस समय का। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीजें हैं अयोध्या की जो आप लोग जानते भी हैं। एक स्थान और आता है बार बार इतिहास में, अहिच्छत्र। अहिच्छत्र, ये मैंने पहले बताया था। यस, अहिच्छत्र, ये यही बरेली जिले वाला जो पुस्तक यहाँ पे नाम लेगा, अहिच्छत्र। यहाँ ये भी इसकी जो एग्जिस्टिंग है वो भी एक मृतभांड संस्कृति से लेकर गुप्त काल तक रही है। और महाजनपद काल में ये उत्तरी पांचाल की राजधानी रहा है। महाजनपद काल में ये उत्तरी पांचाल की राजधानी रहा है। यहां पर भी अशोक ने एक स्तूपा का निर्माण कराया था। ये भी आप देखिए चीज ध्यान में रखिएगा कि इस पीरियड के जितने नगर हैं वो धार्मिक दृष्टिकोण से उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उनके सोशल स्ट्रक्चर के आधार पर या उससे भी अधिक जो है वो उनकी धार्मिक इंपॉर्टेंस है। ये मैंने याद है एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा था और समुद्रगुप्त को मैंने पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ का शासक था अच्युत, जिसको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। अगर तुम रहे होगे पहले तो तुम्हें याद होगी ये बात बताया था। समुद्रगुप्त ने उसको, यहाँ के शासक को पराजित किया था। आलमगीरपुर हम बहुत डिटेल से हड़प्पा में पढ़ चुके हैं। आलमगीरपुर जो साउदर्न मोस्ट साइड है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, और यूपी में मेरठ के पास है। यहाँ की बहुत सारी विशेषताएं बताई थी, उसमें कपास भी यहाँ से प्राप्त हुई है, इसलिए इसको थोड़ा सा एक दो मध्यकाल के भी इसी दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नगर है। आगरा, आगरा ये मध्यकाल में पढ़ाते वक्त बताया था कि सिकंदर लोधी ने किया था 1504 में। आगे रा का वैसे मतलब होता है आगे वाला। इसके मतलब कहानी बताते हैं कि इसके जो इंजीनियर थे उन्होंने जब साइट फाइनल कर ली कि यहाँ पर नगर बसाया जाएगा, तो सिकंदर लोधी को लेके चले। तो वो नदी में कश्ती में बैठ के जब जा रहा था तो उन दूर से दिखाया कि 2 दिखाई दे रही थी कि इनमें से कौन सी है। उसने पूछा तो उसने कहा कि आगे रा, लोकल भाषा में बताता आगे वाली। तो उसके बाद से इसका नाम उसने कहा आगरा, और ये आगरा ही इसका नाम पड़ गया। आगे का मतलब था आगे वाली। तो 2 साइट्स थी जिसमें फाइनल करना था कि कौन सी साइट पर नगर बसाया जाएगा, तो उसमें जो आगे वाली थी वो बसाई गई 1504 में। ये यमुना के तट पर, और ये यमुना रिवर ही की बात है। इसका ऐतिहासिक या इकोनॉमिक जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि एक तरफ राजस्थान और दूसरी तरफ दक्षिण तक का जो हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स का रूट था उसमें सेंटर में लाई करता था। तो राजस्थान तक के और दक्षिण तक का जितना व्यापार था उस के व्यापारिक दृष्टिकोण से आगरा जो है बहुत महत्वपूर्ण था। यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से ये 2 दिशाओं के
बीच में उस ज़माने की जो रूट था उसमें ये लाई करता था आगरा। यानी दक्षिण तक के व्यापार के लिए और राजस्थान के व्यापार के लिए आगरा एक इम्पॉर्टेंट केंद्र बन गया था। इसको सबसे पहले जो राजधानी बनाया था वो बाबर ने बनाया था। हालांकि बाद में ये कई बार मुगल पीरियड में बीच बीच में राजधानी, कुछ दिनों अकबर ने भी इसको राजधानी बनाए रखा, इवन औरंगजेब ने भी कुछ दिनों इसको सेंटर बनाए रखा। इट मीन्स कि पूरे मुगल काल में आगरा सबसे महत्वपूर्ण नगर रहा है। यानी दिल्ली राजधानी अपनी जगह पर रही जो भी रही, लेकिन आगरा सबसे महत्वपूर्ण नगर पूरे मुगल काल में रहा है। हम जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स भी पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि यहाँ पे एतमादुद्दौला का मकबरा जो है नूरजहाँ वो यहीं पर उसका निर्माण कराया था, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर को जब हम पढ़ेंगे उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक तो उसमें ये चीज़ें भी आ जाएंगी। जितने यूरोपियन ट्रेवलर्स यहाँ पे आए हैं, रॉल्फ फिच है, वर्नियर है, कोई ऐसा नहीं है जिसने आगरा के वैभव की प्रशंसा नहीं की हो। इसको यूँ पूछा जाता है कि यूरोपियन ट्रेवलर्स ने सबसे ज़्यादा भारत के जिस नगर का वर्णन किया है वो आगरा। इसकी हम कंस्ट्रक्टिव वर्क और ये सब चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे, हम आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ेंगे तब उसमें करेंगे। यहाँ मैं आज आपको ये यूपी को सम कर दूंगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ भी कन्नौज में बीच में रह गया था। कन्नौज काने कुब्जा जिसको है, जिसके बारे में बहुत सारी, ये किस नदी के तट पर है? ये भी गंगा के तट पर ही आता है। इसका विवरण सबसे पहले आपने ये पुस्तक पढ़ी होगी, मतलब इसका नाम सुना होगा, द जियोग्राफी। किसकी है ये, कौन बताएगा? ज्योग्राफी वालों ने जरूर पढ़ाई होगी, हो ही नहीं सकता, ने बताया। टॉलेमी, टॉलेमी का नाम सुना है? क्या उसकी जो ज्योग्राफी है उसमें सबसे पहले कान्य कुब्जा का विवरण है। उसके अलावा इसका विवरण पातंजलि ने भी किया है, उसके महाकाव्य में, पुराणों में भी है, महाभारत में भी है, और चीनी यात्रों पायान, यानी उस काल का कोई स्रोत ऐसा नहीं है जिसमें कान्य कुब्जा का विवरण नहीं हो। सबने इसका विवरण किया है। सबसे पहले जो, अच्छा एक चीज और इसमें आपको क्लियर कीजिए, ये जो नगर बसते थे, ये जो इतने साल तक, सैकड़ों साल तक फ्लोरिश भी करते थे, तो ऐसा नहीं होता था कि एक ही नगर होते थे। जैसे एक साइट सबसे पहले ये बसाई गई, उसके बाद धीरे धीरे एक्सपेंड हुई, जैसे आजकल होती है, एक्सपेंड होती रहती है। कई बार ये होता है कि पुरानी साइट की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, जो उसकी नई साइट है अब वो नगर उससे जाना जाता है। जैसे दिल्ली, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली अलग हो गई, अब नई दिल्ली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। इसी प्रकार से ये जो नगर है, चाहे वो कान्य कुब्जा हो, ये पहले जो बसाया गया, उसके बाद जो लेटर इसमें एक्सपेंशन हुआ, तो इसका लेटर एक्सपेंशन जो है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और कान्य कुब्जा जो है फिर वो लेटर एक्सपेंशन ही कहलाया जाता रहा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो सबसे पहली बस्ती यहाँ पर इस उत्तर में प्राप्त होती, वहाँ पर भी हमें बहुत ही पहले के, यानी काले मृदभांड युग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसको यूँ लिखिएगा कि कान्य कुब्जा की प्रथम बस्ती से काले मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी कान्य कुब्जा भी एक बार भी नहीं बस गया, एक स्थान था, एक नगर बसा सबसे पहले, जहाँ मृदभांड के काल में, काले ब्लैक पॉटरी के। उसके बाद धीरे धीरे इसकी एक्सपेंशन होता रहा, और समय के साथ साथ इसका फैलाव बढ़ता रहा, और एक साइड की तुलना में कभी कभी दूसरी साइड इसकी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती चली गई। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किस काल में रहा है ये मैंने बताया था, कुछ रह गया? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किस काल में रहा है ये तो मैंने भी पिछली बार भी बताया था, गुप्त और मौर्यों के काल में। मौके के काल में ये पहली बार एक बड़े नगर के रूप में उभर कर आया। कान्य कुब्जा की बात कर रहे हैं, यानी इसकी पहली बस्ती तो ब्लैक पॉटरी के काल में बस चुकी थी, लेकिन एक नगर, एक महत्वपूर्ण नगर में ये कब उभरा? मौर्यों के काल में उभरा। और हर्षवर्धन के काल में तो आप जानते ही हैं कि सबसे महत्वपूर्ण था, बल्कि इसका मैंने एक नाम लिखवाया था, कौन बताएगा? नगर श्री या नगर महोदय श्री कहते थे इसको, क्या कहते थे? नगर श्री या नगर महोदय श्री, दोनों इसको कहा जाता था। इसका यहाँ पर महमूद भी आया, महमूद ऑफ गजनी, उसने भी आक्रमण किया 1018-19 में महमूद ने यहाँ पर आक्रमण किया, यहाँ पर आया था।
ये इसलिए छोटी छोटी ये है कि जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कंसेप्ट में इसी तरह से देखे मैंने क्वेश्चन, जो नगरों से या साइट से संबंधित हैं। महमूद टागमा उसके अलावा गौरी के समय में ये एक जनपद बन गया था। और आपको याद होगा, बड़ा नगर था, कौन था यहाँ पर उसका शासक जब गौरी ने आक्रमण किया? यस, जयचंद। बहुत कॉमन बात है, गौरी के समय में जयचंद गढ़वा, पृथ्वीराज अजमेर और जयचंद कन्नौज का। लेकिन ये वही पृथ्वीराज जयचंद है, वही संयोक्ता वाली जो आपने कहानी पढ़ी, ये वही है, लेकिन इन दोनों के अलग अलग क्षेत्र थे। गौरी जब आया था तो उसका मुख्य जो अटैक था वो किस पर था? पृथ्वीराज के ऊपर था। पृथ्वीराज के साथ बहुत सारे लोकल राजा सम्मिलित थे, परंतु ये उसमें सम्मिलित नहीं था। इसको उसने बाद में फिर 1194 में, 1191-92 में तराइन हुआ, और फिर 1194 में जो चंद्रवार का युद्ध हुआ है, जिसको चंदेरी का युद्ध भी कहते हैं, उसमें फिर जयचंद को उसने पराजित किया था। ये तो मध्यकाल के और बहुत से हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। एक नगर इसमें और लिखी जाए, एंशिएंट में हमारे है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु, कपिलवस्तु अभी जो सिद्धार्थ नगर हमारा जिला कहलाता है, पिपरवा, उसी क्षेत्र में है। लुम्बिनी की क्या इंपॉर्टेंस है? यस, वो इसी के पास, लुम्बिनी इसी के पास है। इस नगर के बारे में सबसे ज्यादा जो हमें जानकारी मिलती है वो पाली और संस्कृत के ग्रंथों से मिलती है। पाली और संस्कृत के ग्रंथ, आपको याद होगा कि पाली किससे संबंधित है जनरली? यस, तो बौद्ध स्रोत और संस्कृत स्रोत दोनों जो है वो इसके बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा पुरातत्व विभाग से जो अवशेष प्राप्त हुए वो तो इसकी जानकारी पर प्रकाश डालते ही हैं। कपिलवस्तु का अर्थ भी मैंने एक जगह पढ़ा था। इसका मतलब होता है कि ऋषि का वास, ऋषि का वास अर्थ होता है। और ये उस काल में शाक्यों की राजधानी रहा है। यहां पर जो पॉटरी वाली संस्कृति है वो उत्तरी काली लेपदार मृदभांड है। मृदभांड को जरूर क्लियर कर लीजिएगा कंसेप्ट, हम कभी पढ़ेंगे, मैं आपको और इसको क्लियर करूंगा। इस पर बहुत क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। मृदभांड वाली जो पूरी सीरीज है ये उत्तरी काली लेपदार मृदभांड युग जो है वो इसका महत्वपूर्ण युग है। ये आपको मालूम है कि ये क्यों कहलाता है? कौन सा युग किस पॉटरी का है, किस आधार पर कहते हैं? ये ब्लैक पॉटरी का युद्ध है, ये स्मृतभांड का युद्ध है, ये दूसरा युद्ध है, किस आधार पर कहते हैं? उस काल में उस तरह की पॉटरी सबसे ज्यादा यूज होती थी, प्रचलन में थी, तो वो काल उस क्या हुआ, उस पॉटरी के साथ रिलेट कर दिया गया। यानी जिस काल में ब्लैक पॉलिश वेयर यूज होती थी तो वो युग कौन सा कहलाया? ब्लैक पॉलिश वेयर युग कहलाया। जिसमें लेपदार मिट्टी वाला हुआ तो वो उसके साथ रिलेट कर दिया गया। तो इतिहास में कई बार आप पढ़ेंगे, अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे, कि मृदभांड के साथ युग दिए होते हैं, तो उस युग की पहचान ये है कि उस युग में उस प्रकार के मृदभांड जो थे वो यूज किए जाते थे। कपिलवस्तु के बारे में कहते हैं कि अशोक भी यहाँ पर आया था, अशोक ने भी इसकी विजिट किया था। और यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें कुषाण काल के सिक्के मिलते हैं कपिलवस्तु से। कुषाण काल के सिक्के कपिलवस्तु। सिक्कों के बारे में मैंने आपको बताया था पहले जब एंशिएंट पढ़ाया था कि सिक्के हमारे इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वो हमें इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, इवन जो पॉलिटिकल जो रूलर्स होते थे उनके बारे में, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हमें बहुत सारी सिक्कों के द्वारा ही प्राप्त होती है। कपिलवस्तु से रिलेटेड एक और नगर यहाँ पे है, वो है कुशीनगर, जो देवरिया जिले में है। देवरिया जिले में एक स्थान है गांव कारसिया, वहीं पर है ये।
यहाँ पे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अशोक का 8वां जो मेजर रॉक एडिक्ट है, अशोक का 8वां वृहत शिलालेख या जो मेजर रॉक एडिक्ट है, इसके अतिरिक्त कनिष्क के सिक्के, और हुआइन सांग ने भी इसके ऊपर हमें बहुत सारी जानकारी दी है। कनिष्क के काल के सिक्के और हुआइन सांग ने इसके ऊपर बहुत सारी जानकारी हमें दी है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है 483 BC का, वो भी संबंधित है। इसमें ये सारी चीज़ें बहुत सारी इनमें से इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एंशिएंट काल में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा सा, क्योंकि एंशिएंट काल में हमारा ये जो यूपी का पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये यूपी जो है वो एंशिएंट से लेके आधुनिक काल तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल दोनों दृष्टिकोण से। इसके अलावा कुशीनगर के अलावा एक और इसी से रिलेटेड है, वो है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो इलाहाबाद या प्रयाग के पास में कौसम एक स्थान है, गांव वहीं पर है। यहां भी हमें जैन मत और बौद्ध मत और हिंदू मत तीनों धर्मों के साक्ष्य और उनके स्रोत और उनके ग्रंथों से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त पुरातत्व विभाग और फाहियान होइसोंग, इन्होंने भी इसके बारे में जानकारी हमें दी है। ये शायद आपको याद हो कि इंडियन भारत के, प्राचीन भारत के इतिहास की जो क्रोनोलॉजी है उसको हमने कहां से निर्धारित किया, बता सकते हैं? क्रोनोलॉजी समझते हैं ना, क्रमबंध। क्रोनोलॉजी का मतलब है क्रमबंध। 483 BC में ये हुआ, 280 BC में ये हुआ, 500 में सिकंदर आया, और ऐसे ये क्रोनोलॉजी है। ये हम कहाँ से निर्धारित कर लिया हमने? ये किसी भारतीय स्रोत से हमें नहीं निर्धारित कर सकते। ये ग्रीक यूनानी स्रोत के आधार पर ये सारी क्रोनोलॉजी निर्धारित की गई है, या चाइना के जो डॉट सिस्टम उनका कहलाता था उसके आधार पर इसको निर्धारित किया गया है। ये कंसेप्ट जहन में हमेशा आप रखिएगा। इसे इलाहाबाद को हम किसकी बात करते, कौशाम्बी जो है इसको आध नगरी स्थल भी कहा जाता है। आध नगरी स्थल भी इसको कहा जाता है। ये वत्स महाराज की राजधानी भी रहा है। इसकी एक और इंपॉर्टेंस है, आपको याद होगा तोरमान मैंने पढ़ाया था। तोरमान याद है? तोरमान कौन था? तुम बताओ, तोरमान कौन था? हाँ, इसमें देख के तो बताओ तोरमान कौन था? हुन आक्रमण जब हम पढ़ाए थे गुप्त काल में, और उन्होंने आक्रमण हुआ था, और स्कंद गुप्त के काल में, और फिर जब पतन हुआ था, पूरी बहुत डिटेल्स पढ़ाया था। ये हुन नेता था, और हुन जो आक्रमण हुए थे, तोरमन जो है उसने इस पर आक्रमण किया था, कौशाम्बी पर। ये हुन का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट उनके लीडर्स में से था तोरमान, जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किए थे। ये अगर तुम्हें याद हो, एंशिएंट पढ़ा था कि जो भारत के आक्रमणों की जो क्रोनोलॉजी है, यानी आर्यन से लेकर उसके बाद फिर हुन और फिर कुषाण और शुंग और सारे ये सब भी मैंने आपको पढ़ाए थे। तो इसमें तोरमान जो है, ये तुम नाम तुम्हारे जहन से निकल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे मजबूत था। इसने यहाँ पर आक्रमण किया था। ये उनका ग्रेटेस्ट लीडर रहा है तोरमान का। ऐसी एक सेक्ट था थेर पंथ, पंथी होते हैं डिफरेंट पंथ होते हैं, उसमें थेर पंथ था एक सेक्ट, उसका ये केंद्र रहा है अपने समय में। हाँ, थेर पंथ। आप देखेंगे कि इलाहाबाद और प्रयाग ये सब रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट से लेके यहाँ तक चला। देखिए अब यहीं से रिलेटेड एक और नगर है जो मध्यकाल में आके बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, कड़ा। इसके बारे में भी लिख लीजिए जब इसका यहाँ वर्णन नाम आया है, कड़ा। ये भी इलाहाबाद के पास है, बल्कि इलाहाबाद से ये ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर वेस्ट में है कड़ा।
ये सल्तनत काल और मुगल काल दोनों काल में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रांत रहा है। आपने अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा होगा, जलालुद्दीन खिलजी को पढ़ा होगा, पढ़ा था ना। तो जलालुद्दीन खिलजी जब शासक था तो अलाउद्दीन खिलजी जो उसका भतीजा और उसका दामाद भी था, ये उस वक्त कड़ा का ही गवर्नर था। और यहीं से उसने अपना अभियान देवगिरी का चलाया था, जो दक्षिण में वहाँ से बहुत सारी दौलत लाया था। और फिर यहीं पर उसने अपने चाचा को बुलाकर उसका वध किया था धोखे से। कहाँ पे? कड़ा। तो कड़ा जो है वो सल्तनत काल और बाद में मुगल काल में भी देखते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण नगर रहा है, स्पेशली जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। यहीं पर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी स्वर्ग द्वारी की स्थापना की थी। स्वर्ग द्वारी की उसने यह स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने कड़ा में। मोहम्मद बिन तुगलक को जब आपने पढ़ा था तो आपको याद होगा कि आपके जो एक्सपेरिमेंट्स उसने किए थे, है ना, उसकी योजनाएं जो बनाई थी उसने बहुत सारी थी, उसी संबंध में उसने ये स्वर्ग द्वारी भी स्थापित की थी। एक और स्थान है जो हमारा वो पीरियड जब हम एंशियंट से मध्यकाल में एंटर कर रहे होते हैं, उस पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कालेंजर। कालेंजर जो बांदा जिले का में है, यहाँ पे राजपूत शासक थे और राजपूतों का इस कालेंजर के लिए हमेशा अफगानों, तुर्कों, मुगलों से संघर्ष रहा। और कालेंजर के दुर्गे की ज्योग्राफिकल, ये याद रखिएगा कि ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण इस पर कभी अफगान और तुर्क मुगल जो है वो आसानी से इस पर अधिकार नहीं कर सके। अपने को मुगलों और तुर्कों से बहुत दिनों तक जिस दुर्गे ने सुरक्षित रखा है वो कालेंजर है। फिर कालेंजर जो है शेरशाह ने जब आक्रमण किया था 1545 में, 1545 में शेरशाह ने कालेंजर पर आक्रमण किया था और यहीं पर एक उसके करीब बारूद का फट गया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। कहते हैं लेकिन मृत्यु से पहले उसने ये सूचना मिल गई थी कि कालेंजर पर उसका अधिकार हो गया। तो सर्वप्रथम कालेंजर पर अधिकार शेरशाह के साथ था, परंतु ये भी वो बहुत दिनों तक उस पर अधिकार नहीं रख पाते। फिर फाइनली इसको बाद में अकबर ने इस पर अधिकार किया था अपने काल में आने के बाद, लगभग 1569 में, यानी 1545 के बाद 1569 में 1569 में अकबर के काल में कालेंजर जो है वो निर्णायक रूप से मुगल साम्राज्य में सम्मिलित हुआ था। तो कालेंजर की इंपॉर्टेंस क्या है कि इसने अपने को बहुत दिनों तक तुर्कों, अफगानों, मुगलों से सुरक्षित रखा और अंत में फिर अकबर के काल में आकर इसको सम्मिलित किया गया, इसका विलय हुआ। ये नगर मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि इनके साथ ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कई क्वेश्चंस में मिलती है, देखने को आती है क्वेश्चन, इनकी इंपॉर्टेंस, ये चीज़ें आप। अब यहाँ पे कुछ नगर हैं, उनके कुछ उपनाम हैं जो बहुत प्रसिद्ध होते हैं, वो भी लिख लीजिए आप, क्योंकि आज हम इसे यूपी को खत्म कर देंगे, इसमें बहुत कमी है, लेकिन ये आपकी जनरल हिस्ट्री के लिए भी और सामान्य ज्ञान के लिए भी इसमें होगा। जैसे लखनऊ, इसको लिखिए, नगर लिखिए और एरो बना के उसका उपनाम लिखिएगा। लखनऊ बना सकते हैं, लखनऊ क्या कहलाता है? नवाबों का शहर, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर, और उसे बाबों का शहर भी कहते हैं। ऐसी वाराणसी, वाराणसी को क्या कहते हैं? घाटों का नगर, हाँ, घाटों का नगर। इसके अतिरिक्त इसको रान एंड सान और पंडों का नगर भी कहा जाता है। ये किसको? वाराणसी को। इसमें बहुत सारे नाम वो हैं जो मैंने पुराने क्वेश्चंस पेपर से भी लिए हैं, इसमें कुछ इसमें बढ़ा दिए हैं। आगरा को आप सब जानते हैं, क्या कहते हैं? हाँ बताओ, कॉमन सेंस की बात है। आगरा ताज नगरी, कभी कभी इसको पेठा नगरी भी कहते हैं, हाँ, लेकिन ताज नगरी के नाम से ज्यादा मशहूर है। ऐसी इलाहाबाद, यस, संगम नगरी कहलाता है। इसके अलावा भी कहलाता है कुछ, क्या कहलाता है? कुंभ नगरी भी कहलाता है, कुंभ नगरी भी कहलाता है। इसको अमरूद नगरी भी कहते हैं। यस, इलाहाबादी अमरूद तो बड़ा मशहूर है। हाँ, अमरूद, अमरूद भी खाने वाला अमरूद। इसके अलावा
तीर्थराज भी इसको कहते हैं। मैंने बताया कि ये सब नाम इलाहाबाद के लिए यूज किए जाते हैं आज तक, आज भी। गोरखपुर, हाँ गोरखपुर बताइए। गोरखधाम, हाँ। उसके अलावा नाथनगर, यस, गोरखधाम और नाथनगर। मथुरा, मथुरा को क्या कहते हैं? अरे कृष्ण नगरी, पंडों की नगरी भी कहते हैं इसको। हाँ, पंडों की नगरी भी कहते हैं और कृष्ण नगरी भी कहते हैं इसको। ऐसी फिरोजाबाद, हाँ यस, सुहाग नगरी क्यों कहते हैं? उसी तरह से चूड़ी नगरी, हाँ, इसको चूड़ी नगरी भी कहते हैं, सुहाग नगरी भी कहते हैं। मुरादाबाद, पीतल नगरी है, बर्तनों का शहर, दोनों इसके लिए बोलते हैं, बर्तनों का शहर। मलिहाबाद, यस, आमों का नगर। ये बताओ, ये तुमने कहीं नहीं पढ़ा होगा, गाजियाबाद, हाँ वो तो उद्योग नगरी तो कहते हैं गाजियाबाद, इंडस्ट्रियल एरिया पूरा, लेकिन इसको गाजियाबाद का एक और नाम भी है, छोटी दिल्ली। ये किसी नगर को बात नहीं, छोटी दिल्ली, छोटी दिल्ली। ये मैं भी लिखा हूँ कुछ संस्थापक शहरों के, उसमें इसे गाजिउद्दीन हैदर जो था उसने इसको, इस नगर को बसाया था गाजियाबाद में। गाजिउद्दीन हैदर, अभी बताऊंगा कुछ नगरों के संस्थापक अलग से बताऊंगा मैं आपको। अयोध्या, ये तो सब है, राम नगरी, तीर्थ नगरी रहती है। कन्नौज, हाँ खुशबुओं का नगर, खुशबुओं का शहर, इत्र नगरी, ये सब इसी का है। अलीगढ़, ताला नगरी, ये अभी पेटेंट भी हुआ है, अभी अभी लेटेस्ट में पिछले हफ्ते की न्यूज़ में पढ़ा था, अलीगढ़ की ताला नगरी, और वो एक और पढ़ रहा था मैं, हाँ अभी हुए 2 उसमें। बरेली, सुरमा नगरी, लेकिन एक और भी, बांस बरेली भी कहते हैं इसको, बांस बरेली भी इसी का उपनाम है। झुमका नगरी भी कहलाती है, बरेली के बड़े बाजार में झुमका गिराता हूँ मैं। झुमके, ये क्यों था? यहाँ झुमके की बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, अब खत्म हो गई, आधुनिक काल में आकर हो गई। वर्ल्ड फेम झुमका नगरी थी। कानपुर, हाँ चमड़ों का नगर है, उद्योग नगर है, इसे मैनचेस्टर भी कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर या उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी इसको कहा जाता है। ऐसी मेरठ, वो तो बात की बात है, आधुनिक काल की। क्रांति नगरी कहलाती है। कैंची नगरी भी बोलते हैं, रामपुर का चाकू और मेरठ की कैंची, रामपुर का चाकू और मेरठ की कैंची सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहे। रामपुर को भी लिख लीजिए, यहाँ पे जब नाम आया, रामपुर को नवाबों का नगर भी कहते हैं, रामपुर को भी चाकुओं का नगर भी है। रामपुर के चाकू का वर्णन आपको हॉलीवुड की फिल्मों और इवन नॉवेल्स में भी मिलेगा। रामपुर में पूरी एक चाकू मार्केट है, जहाँ सिर्फ चाकू बिकता है, नहीं होता है। रामपुर की रजा लाइब्रेरी भी याद रखिएगा, जो एशिया की वन ऑफ द, बल्कि बिगेस्ट, सबसे बड़ी मैन्युस्क्रिप्ट के संबंध में लाइब्रेरी है एशिया की। मैन्युस्क्रिप्ट समझते हैं ना, पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट के रेफरेंस से एशिया की रिचेस्ट लाइब्रेरी है रामपुर की रजा लाइब्रेरी। आप वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ एशियन काल के भोजपत्र के लिखी हुई रामायण महाभारत से लेकर और मुगल काल और सबकी पेंटिंग्स, औरंगजेब वो जहांगीर की बनाई, सब आपको वहाँ पे मिलेगी, ओरिजिनल उस काल की है। ये रामपुर की वो है। गाजीपुर, हाँ ये भी जनरली नहीं कहीं गिना जाता है, इसको काशी की बहन कहते हैं, काशी की बहन। मेरे ख्याल में ये कि ये दोनों बहुत सिमिलर उसके थे कल्चर के, इसीलिए इसको दोनों को बहने कहा गया, इनकी सभ्यता के आधार पर। हालांकि आप गाजीपुर जो है ये आपके, बल्कि गाजीपुर से बड़ी सब महत्वपूर्ण हैं, बक्सर, चौथा, ये सब उसी से रिलेटेड आप जाएंगे जितने स्थान हैं युद्ध के। एक ये भी ध्यान में रखिएगा कि यूपी के वो नगर जहाँ पर बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, ये सब हुए हैं। एक नाम इसमें और आप लिखिए, हाँ देखिए मुझे वो याद है ना, जो अभी ताला के साथ हुआ पेटेंट,
हींग, हींग कहाँ की मशहूर है बताइए? हाँ, हाथरस। हींग नगरी कहा जाता है और अभी ताला नगरी के साथ उसी में इसको भी इंक्लूड किया गया है। ये अभी लास्ट वीक की बात है। हाथरस, हाथरस, हाँ, हींग, हींग और इसको गुलाल नगरी भी कहते हैं, लेकिन हींग इसकी सबसे प्रसिद्ध वो है जो अभी इसको की गई है। सोनभद्र, इसका एक उपनाम है सोनांचल। इसको इसके अलावा वैसे आधुनिक काल में पावर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त आप इसी के आधार पर यूपी के सारे जो नगर को आप देखिएगा कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है उससे जाने जाते हैं। जैसे शाहजहांपुर क्या कहलाता है? शहीद नगरी कहलाता है, शहीद नगरी कहलाता है। इसी प्रकार से और आपको देखेंगे, ये अभी जो मैंने नाम बताई जीके में आपको होंगे, हींग, ताला और एक और आया है नगीने की का लकड़ी का वर्क जो होता है, वुडन वर्क वाला वो जो होता है, वो नगीना डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की एक तहसील है, वो भी इंक्लूड किया है, उसमें किया गया। हींग, ताला और वो वुडन नहीं, अलग है। बिजनौर की एक तहसील है और नगीना बहुत पुरानी बस्ती है। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो जो मैंने आपको बताया था सरसीर अहमद खान के बारे में, वो वहीं बिजनौर में पोस्टेड थे और नगीने में ही उन्होंने किया था। और वहीं से उन्होंने फिर अंग्रेज़ों को बड़ा सपोर्ट किया था। वहाँ नगीने में उन्होंने सैकड़ों अंग्रेज़ों की जानें बचाई थी जो उस वक्त मारे जा रहे थे। अब देखिए कुछ नगर उनके फाउंडर्स के नाम, जो यूपी के हमारे नगर बसाए गए हैं बहुत से। लखनऊ, सादत खान ने बसाया था। नवाब अवध, हाँ, अवध की राजधानी पहले फैजाबाद थी, फिर सादत खान ने लखनऊ बसाया और 1722 में ये राजधानी बन गया था। ऐसी कानपुर जो है वो हिंदू सिंह 1722 राजधानी कानपुर हिंदू सिंह ने 1750 में 1750 में लोकल जागीरदार जो होते हैं। देखिए अगर आप इसकी अलग से हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि नगर कैसे कैसे एग्जिस्ट किए, कैसे बुझवाए। एक किताब मैंने बहुत पहले पढ़ी थी तो बड़ी डिटेल से दी थी। बहुत सारे नाम, बहुत सारे जो बसे हैं वो केवल मिथ पर, कहानी के ऊपर ही बसते चले गए, उनके नाम चढ़ते चले गए। आगरा सिकंदर लोधी हुआ था, इलाहाबाद। अब इसमें ज़रा सा देखिए थोड़ा सी टेक्निकल बात है। अगर इलाहाबाद आएगा तो आपको फिर अकबर का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि इलाहाबाद नाम अकबर ने ही दिया था 1572 में। किसको दिया था? इलाहाबाद पुराना क्या था? प्रयाग था पुराना। उसी का नया शहर बसा के, देखिए फिर वही बात आ रही है। दिल्ली 9 या 11 सिटीज हैं जो आपको पूरी दिल्ली कहलाती है। तोमर से लेकर ये मैंने सामने नहीं पढ़ा, मैंने आपने जब मध्यकालीन पढ़ा होगा तो उसमें बताया होगा आपको उन्होंने कि हर बादशाह ने कैसे सल्तनत काल में उसमें तोलकाबाद है ना, कीरूगढ़ी, ये सब डिफरेंट सल्तनत काल के ये सब दिल्ली हैं। फिर शाहजहां है, शाहजहानाबाद जो पुरानी दिल्ली कहलाता है, और सबसे अंत में नई दिल्ली 1911 में जो अंग्रेजों ने बसाया था। ये सब मिलकर बना है। इसी प्रकार से प्रयाग के एक पार्ट पे अकबर ने इलाहाबाद बसाया था। इलाहाबाद अकबर ने बसाया था 1572 में। इसकी अकबर के नाम से 2 और भी हैं इसमें, जलालपुर और जलालाबाद। ये जलालाबाद ये वाला नहीं, जलालाबाद जलालाबाद ये भी उसमें आता है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की एक छोटी जगह है। बल्कि कुछ लोगों को ये भी समझ लीजिए, कुछ लोगों का मानना है कि जलालाबाद की जितने स्थान यहाँ पर हैं वो सब अकबर ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अकबर के नाम पर ही बसाए गए हैं। यानी मैं उसका जागीरदार था,
एक नगर बसाया गया यहाँ, मैंने अपने स्वामी के नाम पर उसका नाम जलालाबाद रख दिया गया। तो जलालाबाद से कॉमन जहन में रखिएगा कि अकबर से ही संबंधित इसमें जलाल नगर तो मोहल्ला है, इस बात नहीं। नहीं सर, अकबरपुर में जलाल कहा जाता है। हाँ अकबरपुर, अकबरपुर वो भी उसी का है, अकबरपुर। हाँ अकबरपुर, हाँ वो अकबरपुर वही है। झांसी वीर सिंह जूदेव की बसाई गई है, झांसी। वीर सिंह जूदेव, इसका एग्जैक्ट मुझे वो नहीं मिला सन की किस सन में ये बाकायदा आरंभ हुआ। मैं देखूंगा इसकी में कई चीजें हैं असल में। कई बार ये जो नगर बसते हैं जनरली दो तरीके से बसते हैं। एक तो प्लान्ड वे में एक नगर बसाया है किसी शासक ने, एक होता है कि आबादी होती गई बस्ती गई छोटी थी और बढ़ते बढ़ते एक वो नगर बनता चला गया है, यानी वो टाइम पर बाउंड करता है और एक प्लान वे में बसाया जाता है। ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। फर्रुखाबाद मोहम्मद शाह ने, मोहम्मद शाह कौन था? देखिए हिस्ट्री की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को अपने शासकों के नाम कम से कम जरूर सबके याद रहेंगे, क्रोनोलॉजी की। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से बहुत प्रसिद्ध शासक रहा है, रंगीला से सब याद कर लेंगे मुंबई। इसीलिए एंशिएंट काल से, मैंने कहा था ना, मौर्यन से लेकर बल्कि हरियनका वंश से लेकर और मुगल्स तक आपको पूरी ये क्रोनोलॉजी चाहिए अगर आप सीरियसली आप कंपटीशन देना चाहते हैं। और दूसरे जो रीजनल स्टेट हैं उनके भी आपको मेन सारे इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए। गाजियाबाद का मैं लिखवा बता चुका था, गाजिउद्दीन हैदर, ये भी कौन था? गाजिउद्दीन हैदर, ये भी लिखिए, ये अवध का नवाब था, अवध का नवाब था 1812 में ये। और इसमें एक चीज़ और है, ये नगर तो उसने 1740 में बसाया था गाजिउद्दीन हैदर ने। अंग्रेजों ने गाजिउद्दीन हैदर को राजा की उपाधि दी थी, याद है, जिसके बाद से ये सारे लोग राजा भी कहलाने जाने लगे, नवाब वाजिद अली शाह तक। नहीं वैसे तो ये नवाब थे, लेकिन अंग्रेजों से भी करीबी संबंध हुआ और अंग्रेजों पर डिपेंड हो गए थे पूरी तरह से। तो अंग्रेजों ने गाजिउद्दीन हैदर को राजा की उपाधि दी थी, और राजा की उपाधि देने के बाद से इनके आगे राजा का टाइटल भी नहीं, पुरानों के साथ राजा का टाइटल नहीं है, लेकिन नवाब सब है। अच्छा, अलीगढ़ जो है ये भी डिफरेंट फेजेस में बसा है। जैसे सबसे पहले राजपूतों की एक जाति थी डोर राजपूत, सबसे अलीगढ़ डोर राजपूत थे। सबसे पहले एक छोटी सी बस्ती उन्होंने बसाई थी। जैसे दिल्ली सबसे पहले तोमर्स ने दिल्ली का बसाई थी, ऐसी डोर राजपूतों ने सबसे पहले जो आधुनिक अभी अलीगढ़ है इसकी बसाई थी। इसकी उसके बाद फिर इसके नाम बदलने के बाद में मोहम्मदगढ़, सवितागढ़, रामगढ़, ये सब इसमें ये बसते गए। इसमें किसमें? अलीगढ़ में। और अलीगढ़ इसका नाम जिसके काल से पड़ा है वो है नक खान। नक ना आधा का पूरा का नक खान। ये बड़े बड़े जागीरदार होते थे उस काल में। ये वहां से ये अलीगढ़ कहलाना आरंभ हुआ है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि शहाबुद्दीन गौरी भी पहुंचा था, ये कोल का पूरा इलाका। और उसके बाद फिर धीरे धीरे कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में फिर ये जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ये इसमें सल्तनत काल में शामिल हो गया था। जौनपुर, इस पर हम बहुत डिटेल से कर चुके हैं। वैसे शर्की डायनेस्टी कहलाती थी ये। इसको क्या कहलाते थे? शिराज हिंद। इसको किसने बसाया था? जूना खान के तो नाम पर बसाया गया था, फिरोज तुगलक ने बसाया था। देखिए ये समझ लीजिए, फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का सगा कजिन था, फर्स्ट कजिन था, चचा कहलाता था। और इतना छोटा है कि मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खान किसका नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है जूना खान। उसका ये कजिन था फिरोज तुगलक, उसको पाला पोसा मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था। तो उसके मरने के बाद जब ये फिरोज तुगलक शासक बना तो उसने, फिरोज तुगलक ने बहुत सारे नगर बसाए हैं, उसमें उसने अपने
गार्जियन के नाम पर ये जौनपुर बसाया था। इसके अलावा हिसार फिरोज, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, ये सब किससे बसाए गए हैं? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने सबसे ज़्यादा नगर बसाए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बता दूँ, ये आधुनिक होता है ना, बार बार समझते हैं ना, बार बार जहाँ ड्रिंक की जाती है यार, आधुनिक काल में ये सब बार हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने उस काल में दक्षिणी भारत में देवगिरी में एक सेंटर क्लब बनाया था, जिसमें शराब, डांस, कि भाई ये सारी चीज़ें जो इंडिया में अगर तो सबसे पहले उस नगर में वहाँ किसके लिए, स्पेशली टूरिस्ट के लिए, मतलब मैं आज की भाषा यूज़ कर रहा हूँ, टूरिस्ट नहीं, जो बाहर से आते थे उनके लिए वो आज का 5 स्टार होटल समझ लीजिए, बल्कि 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा, कि वहाँ पे कैबरे भी और बार भी और ये भी सारी चीज़ें ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। फिरोज तुगलक ने सबसे ज़्यादा नगर बसाए हैं। फिरोज तुगलक ने एक घड़ी भी ईजाद की थी, ये हो सकता है आपने सल्तनत काल जब पढ़ी हो तो बताया हो सबने। कौन सी घड़ी? उसका नाम था घड़ी का, नहीं जल घड़ी नहीं थी वो, रेत जल का कोई उसमें, ताश घड़ियाल कहते थे उसको। क्या कहते थे उसको? ताश घड़ियाल कहते थे। ताश, ता का डंडा सा, ताश घड़ियाल कहलाता था वो। इसके बाद फतेहपुर सीकरी, ये फिरोज शाह कोटला जो है, जहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड भी है, ये फिरोज शाह कोटला भी फिरोज तुगलक का ही बसाया है। मैंने बताया ना कि दिल्ली 11 नगरों में बसाया, दिल्ली के नगरों में, तो फिरोज शाह का कोटला जो है ये दिल्ली में फिरोज तुगलक ने ही इसको बसाया था। फतेहपुर सीकरी आप सब जानते हैं, अकबर ने 1559 से 1570 के बीच में इसको बसाया था। इसकी जनरल हिस्ट्री जैसे समझ लीजिए कि ये अकबर, मैंने बताया था कि बिल्कुल अंगूठा छाप था, उसकी शिक्षा बिल्कुल नहीं हुई थी, लेकिन वो जीनियस था। उसको जब थोड़ा सेटल हुआ और सब अपने जो पॉलिटिक्स थी उससे उसको संरक्षण मिल गई, तो उसने डिफरेंट इश्यूज पर डिस्कशन करने के लिए उसने एक इबादत खाना, एक बिल्डिंग बनवाई थी, यही फतेहपुर सीकरी नगर बसाया, उसने बहुत से उसको इबादत खाना, और उसके अंदर उसने क्या किया कि जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, धार्मिक ग्रुप, उनको उसने बुलाया और उनके साथ उसने उसमें डिस्कस आरंभ किए। वहाँ पे क्या हुआ कि जो मुस्लिम भी बहुत सारे बटे हुए ना डिफरेंट सेक्ट में, वो आपस में एक दूसरे के आस्तीने सूट के और जूते निकाल के और गाली ले बकती शुरू हो गया आपस में। तो अकबर उससे बहुत ही, उसने फिर क्या किया, उसके दरवाजे सबके लिए खोल दिए। उसने फिर उसने हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सबको बुला लिया। तो जिस तरह पहले मुसलमान आपस में लड़ते थे, अब क्या हुआ, हिंदू मुसलमान सिख आपस में एक दूसरे से, उसने सबको बाहर कर दिया और फिर उसने दीन इलाही बताया। लेकिन उसने दीन इलाही को किसी पर कोई कंपल्शन उसने उसके लिए नहीं किया था। तो दीन इलाही के जो ओरिजिन है वो इस वजह से कि अकबर को रिलीजियसली कुछ सेटिस्फाई नहीं कर सका, सब कि मैं ही ठीक हूँ दूसरा गलत है, इसी पर अड़े रहे। पहले मुसलमान आपस में, फिर सारे धर्म एक दूसरे के लिए करते। उस आधार पर उसने फिर ये, और उसी आधार पर उसने सुलह कुल की नीति भी अपनाई थी। हालांकि सुलह कुल की नीति आपने पढ़ा होगा, बताया उस समय, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स और थे जो उसके पीछे भी थे। चलिए खैर हमारे टॉपिक में अब आइए, फिरोजाबाद मैंने बताया, फिरोजपुरी, सब उसी के बसाए हुए बहुत सारे शहर हैं। फैजाबाद, ये असली फैजाबाद जो है, ये मोहम्मद शाह ने बसाया था इसका, यानी बस्ती पहले इसको फिर नाम जो दिया था वो किसने दिया था, बड़ा वो मोहम्मद शाह ने, ये वही मोहम्मद शाह रंगीला है। एक चीज़ और ये याद रखिएगा कि जब कोई शासक नगर बसा रहा है तो इतनी सी नहीं कि वो जरूरी नहीं कि वो खुद जाके वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखे और खुद जाके वो आजकल की तरह पत्थर लगाए, जरूरी नहीं है। वो यहाँ मौजूद है नगर, उसके वहाँ पर उसके नाम पर बसा दिया गया। जैसे मुरादाबाद शाहजहाँ के ज़माने में, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद रुस्तम खान ने बसाया था, जो शाहजहाँ का एक अधिकारी था, और जब उससे गुजरा था वो आज भी वहाँ पर प्रिंस रोड कहलाती है, वो उसी के नाम पर कहलाती है, प्रिंस रोड। इसी तरह से गोंडा बहुत इंपॉर्टेंट एक बड़ा नगर है, इसको जहांगीर के काल में, जहांगीर के द्वारा बसाया गया है गोंडा। जहांगीर इन सारे मुगल्स के ओरिजिनल सारे नाम भी आपको याद रहने चाहिए, मालूम होने चाहिए सबके। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर,
नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उसके बाद कौन था, शाहजहां, कोई सॉरी जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम और मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। ये और तो इनके टाइटल थे, जहांगीर और आपके आलमगीर, ये सब क्या थे, ये टाइटल्स थे। ये जो आपने टाइटल्स पढ़े होंगे, जिस तरह मरने के बाद जब कोई शासक मरता था तो उसको उपाधि दे दी जाती थी। बाबर की थी खुल्द आशियानी, ऐसी अकबर की थी जन्नत मकानी, ये मरने के बाद दी जाती थी। ऐसी जब कोई शासक शादी होकर घर आती थी तो उसको टाइटल दिए जाते थे, जैसे मरियम ज़मानी, जो भाई कहता मरियम ज़मानी मकानी, ये उनको उपाधियाँ दी जाती थी। ये उपाधियाँ मैंने बहुत से क्वेश्चंस में दिखी हैं, ये आती हैं, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा। फिरोजाबाद ये सब तो हो गया। इसमें एक और है अनूप शहर। अनूप शहर कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये उनके राजा अनूप थे, बड़े जागीरदार समझिए वो। आज राजा उस भाषा में नहीं जिस भाषा में राजा होते थे, उन्होंने ऐसी मुबारकबाद जो था वो मुबारक शाह ने बसाया था, मुबारक शाह शर्की। एक नाम और इसमें लिखिएगा जो फिरोज तुगलक ने बसाए थे, बड़ा शहर है फतेहाबाद, ये अपने भी कहा फतेहाबाद, ये भी फिरोज तुगलक का ही बसाया है। फिरोज तुगलक का ये सौभाग्य है कि उसके बसाए गए बहुत से नगर आज भी फ्लोरिश करते हैं, वरना जनरली क्या होता है कि समय के साथ साथ सब समय की धूल में मिट जाते हैं, लेकिन उसके बसाए गए नगर वो स्थान आज भी बड़ी मात्रा में फ्लोरिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से अकबरपुर की तो बात हो गई। आजमगढ़, इसमें एक नाम और लिखिएगा, आजमगढ़, ये औरंगजेब, ये आजमगढ़ एक बड़ा शहर है हमारा, औरंगजेब के जमाने में। ये एक मैंने आपको पैटर्न दिया है कि इस पैटर्न पे आप जितना मैक्सिमम तैयार कर सकते हो सीरीज को, क्योंकि ये पैटर्न मैंने डिफरेंट पुराने क्वेश्चन से लिया है, उनके इसी अंदाज पर, इसी आधार पर आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें तैयार करना होंगी। अब इसमें कुछ ऐतिहासिक पर्सनालिटीज़, हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ जो यूपी से संबंधित हैं, आपने सबने नाम सुने होंगे, लेकिन यूपी के रेफरेंस में, जैसे कबीर, कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ थे, इसके बारे में नहीं, इसके बारे में पॉसिबल है, लेकिन ये वाराणसी से संबंधित है। कबीर 1425 में भाई बनारस के जुलाहा बहुत उसकी वो है। ऐसे यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उसमें निजामुद्दीन औलिया बदायूं के, ये 1236 में पैदा हुए थे बदायूं में। ये क्रोनोलॉजी मैंने बताई थी, आपको याद होगी कि जो सूफी संत यहाँ पे, सूफियों के आपने पढ़ा होगा ना, अभी मध्यकाल में पढ़ा होगा, सूफियों के मेन जो सेक्ट हैं, चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, है ना। ये कादरिया सिलसिला इसमें ज़्यादा वो है। जो इसके जो फाउंडर हैं, किससे रेफरेंट है, वो बगदाद में थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनसे, ठीक है। यहाँ पे ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे अजमेर के, उनसे हुआ। अब इनकी जो क्रोनोलॉजी है, ये मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके शिष्य थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके नाम पर कुतुब मीनार है, उनके शिष्य थे बाबा फरीद शकरगंज, और उनके शिष्य थे ये निजामुद्दीन औलिया, और इनके शिष्य थे अमीर खुसरो। ये निजामुद्दीन औलिया बदायूं के थे, ये बाबा फरीद के शिष्य थे, चिश्ती संप्रदाय से थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जब संबंध में आ गया तो ये चिश्तिया सिलसिला आरंभ हो गया 1236 से, और इनकी जो डेथ हुई है वो ऑलमोस्ट माना था 1325 में। हाँ, कब, जब वो किसका पीरियड था बताइए। अब ये तो कॉमन सेंस लगाना होगा ना, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, गयासुद्दीन तुगलक, तुमने वो कहानी सुनी होगी, बल्कि मैं सर में पढ़ाया गया कि गयासुद्दीन तुगलक से पहले, हाँ, इनको बहुत सा पैसा दिया था, तो गयासुद्दीन तुगलक जब शासक बना तो उसने इनसे कहा था कि वो वापस करो सरकारी खजाने में। इनके पास तो कुछ था नहीं, सब बांट देते थे। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो बंगाल के अभियान पे गया और उनसे कह गया कि मैं जब तक लौट के दिल्ली आऊँ ये वापस हो जाना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। तो कहते हैं कि जब वो दिल्ली के बाहर तक पहुँच गया है गयासुद्दीन तुगलक, तो इनसे कहा किसी ने
कि हजरत बादशाह सुल्तान यहाँ तक आ गया तो उन्होंने कहा हुआ तो उसका दिल्ली अभी दिल्ली दूर है, हुनूस दिल्ली दूर, अस्त में दिल्ली दूर। और फिर गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली नहीं पहुँच पाया था, है ना। दिल्ली के बाहर अफगानपुरा में उसके लिए एक बहुत बड़ा पंडाल लगाया था, कौशक कहते हैं, जैसे आजकल हमारे नेताओं के लिए लगता है कि यार बहुत बड़ा लाखों रुपए का पंडाल तैयार होता है भाई। तो उस ज़माने में भी इसने जोना खान ने, जो जोना खान था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने अपने पिता के लिए बहुत बड़ा कौशक तैयार कराया। किस खुशी में? रिसेप्शन के लिए कि वो बंगाल के अभियान से वापस आ रहा था। और वहाँ पे क्या हुआ था? मृत्यु हुई थी। कैसे? वो पूरा डिमोलिश हो गया था। अभी भी कई बार टेंट गिर जाता है, लोग जख्मी हो जाते हैं, ये होता है। उसका टीपू सुल्तान की शूटिंग में पूरे में आग लग गई थी, सब जल गए थे, ये था। तो इसके बारे में दो व्यूज़ हैं इस इतिहासकारों में। एक ये है कि ये जोना खान की अरे किसका नाम हम लेने यार, शेख निजामुद्दीन औलिया, इन दोनों की प्लानिंग थी। और वो इस तरह तैयार किया गया था कि जब वहाँ पे हाथियों की दौड़ हुई तो वो इतना कमजोर था कि वो गिर गया। लेकिन दूसरी ये है कि ये इनकी शख्सियत से, इनके कैरेक्टर पर मैच नहीं करता कि ये इस तरह की हरकत कर सकते हैं। तो कहते हैं कि असली इसमें जो वो है हमारा इतिहासकार, वो ये कहता है मिनहाजुद्दीन सिराज, वो एक सेंटेंस यूज़ करता है। वो कहता है कि बस एक बिजली गिरी और सब कुछ समाप्त हो गया। अब ये बड़ा एवरेज सेंटेंस है। कहते हैं कि उस समय तो बारिशों का पीरियड था, सितंबर का महीना था, तो हो सकता है कि आसमान से बिजली गिरी हो, और ये भी हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। तो ये वही निजामुद्दीन औलिया का। तो 1325 में ये मरे हैं गयासुद्दीन तुगलक, और इसकी बाद ही निजामुद्दीन औलिया की भी मृत्यु हो गई है। इसके बाद आइए अमीर खुसरो की बात। अमीर खुसरो जो है, इनकी पैदाइश में थोड़ा सा विवाद है, लेकिन 1253 इनको, हाँ, पटियाली में हुई थी इनकी। पटियाली भी हमारी यूपी में ही है। हाँ, इन्होंने बहुत सारे शासकों का काल देखा था। 9 अगर छोटे मोटे हम मिला लीजिए 9 थे, क्यूमर्स भी मिला लीजिए, कैकोबाग सब मिला लीजिए, क्यूमर्स तो बाद हैं। और इनका सबसे पहला जो संबंध दरबार से हुआ था वो मोहम्मद के साथ हुआ था। मोहम्मद कौन था? गयासुद्दीन बलबन का सबसे बड़ा बेटा, जो गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा बेटा था मोहम्मद, जो गयासुद्दीन तुगलक नहीं, बलबन की बात कर रहे हैं। बलबन का सबसे बड़ा बेटा था मोहम्मद, जो मंगोलों के आक्रमण में मारा गया था। और कहते हैं कि बलबन की सारी उम्मीदें उसी से थी, वो उसका सबसे लायक योग्य बेटा था। और कहते हैं कि उसकी मृत्यु के बाद ही बलबन जो है वो बिल्कुल टूट गया था। कहते हैं कि चूंकि बड़ा कठोर था तो दरबार में तो वैसे ही रहता था, लेकिन बताते हैं कि बंद कमरे में वो रोता था, अपने कपड़े फाड़ता था, अपने बाल नोचता था। उसके बाद ही वो एक तरह से वो डिप्रेशन का वो शिकार हो गया। तो ये जो मोहम्मद था, इसके दरबार में सबसे पहले अमीर खुसरो जाकर संबंधित हुए थे। अमीर खुसरो का पहला संबंध दरबार से कहाँ हुआ था? इसके मोहम्मद से। और उसके बाद फिर ये सबसे ज़्यादा संबंध किसके साथ रहा इसका? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अलाउद्दीन खिलजी के साथ रहा, उसके साथ उसके सारे अभियानों में शामिल रहा। इसकी सारी पुस्तकें आप लोगों को याद होगी, नहीं तो लिख लीजिए, जो बहुत प्रसिद्ध हैं। नूहे से पहर, ये लिख लीजिए इनकी सारी पुस्तकें। अलाउद्दीन खिलजी, इसकी अमीर खुसरो की ग्रंथ है, ये तो बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन में। नूहे से पहर, नूहे सपहर, फुतूहुस सलातीन, नहीं खजाइनुल फुतूह, फुतूहुस सलातीन सॉरी, वो तो उसकी है, सामी की फुतूह, खजाइनुल फुतूह, खजाइनुल फुतूह। खजाना कहते हैं ट्रेजरी, और फुतूह विजय, विजयों की ट्रेजरी, खजाइनुल फुतूह। क़िरानुस सादैन, क़िरानुस सादैन, इसमें बोगरा खां और बलबन के बाद कौन गद्दी पर बैठा था? कैकोबाग, बलबन का पोता बैठा था। बाप और बेटी की मुलाकात इसमें दिखाई गई है। अगर आप इसमें आपने पता सल्तनत काल में से पढ़ा होगा ये सब, उसमें ये क़िरानुस सादैन है। उसने ये इस घटना का एकमात्र विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है क़िरानुस सादैन से। नूह से पहर, खजाइनुल फुतूह और क़िरानुस सादैन, और दो हैं इसकी किताबें। पहले जो पढ़ा था मैंने, इसकी लिखवाई की 3 किताबें। ये किताब इसकी और बहुत प्रसिद्ध है। चलिए अभी याद आ जाएगी तो बता दूंगा मैं आपको। इसके साथ अब 2-3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अबुल फजल और फैजी। ये दोनों में से आगे फैजी को पहले लिखिए, फैजी
ये 1547 में आगरा में पैदा हुआ। इन दोनों के बाप थे मुल्ला मुबारक। अबुल फजल और फैजी ये इतिहास के बहुत बड़े नाम हैं हमारे मध्यकाल के। और अबुल फजल तो आईन अकबरी और अकबरनामा ये। और एक चीज़ यहाँ और बनाऊँ, कहते हैं कि अकबर को, ये मुस्लिम जो स्कॉलर है वो लिखते हैं कि अकबर को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ इन दोनों के बाप का था। मुल्ला मुबारक जो थे उन्होंने ही अकबर को इस्लाम में कहा कि सबसे बड़ी अथॉरिटी आप ही हैं। इमामुल आदिल की उपाधि दी थी। क्या? इमाम, यानी आप धर्म को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि इस्लाम धर्म के अनुसार केवल प्रॉफिट कर सकते थे मोहम्मद साहब, वो इसको उपाधि इन्होंने दी थी मुल्ला मुबारक को। कहते हैं कि अकबर की ये जो दीन इलाही वो सब उसने बाद में चलाया, तो उसको बिगाड़ने में इसके बाप मुल्ला मुबारक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मुल्ला मुबारक इनके बाप थे और बेटे का नाम क्या था? बड़े फैजी। ये 1547 में आगरा में पैदा हुआ था, 1595 में इसकी मृत्यु हुई। ये दोनों भाई जीनियस थे, बहुत मोटे। दूसरा भाई तो बहुत मशहूर है अबुल फजल। ये इसके बारे में इतिहास में ज़्यादा, क्योंकि अकबर के बारे में हमें बहुत विस्तृत जानकारी इसी से प्राप्त होती है। ये 1550 में आगरा में पैदा हुआ। आईन अकबरी अकबरनामा हम सब जानते हैं। इसका वध किया था वीर सिंह बुंदेला ने। किसका? अबुल फजल का। और क्यों किया था? जहांगीर के कहने पर, जो उसमें सलीम था। सलीम की इससे बनती नहीं थी अबुल फजल से। तो कहते हैं कि अकबर इस वजह से बहुत दिनों सलीम से नाराज रहा था और उसको बहुत दिनों अकबर को बड़ा धक्का पहुंचाता है इसकी मौत का। तो वीर सिंह बुंदेला ने सलीम के कहने पर इसका वध 1602 में कर दिया था। इसी में एक तीसरा नाम और इंपॉर्टेंट है, टोडरमल। हम ये यूपी की बात कर रहे हैं, पता बात है। टोडरमल, टोडरमल तो हमारे पड़ोस में पैदा हुआ था। सीतापुर जिले में गांव था लहरपुर। इस लहरपुर कोई गांव है गांव भी लहरपुर। अच्छा, वहां भी पैदा हुआ था टोडरमल। टोडरमल अपने ज़माने का बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री। और कहते हैं कि शेर शाह ने सबसे पहले जो ज़मीन की पैमाइश कराई थी आदमी, वो शेर शाह ने कराई थी। शेर शाह के ज़माने में पैमाइश रस्सियों से की गई थी और उसमें छल्ले डाले गए थे जो जरीब कहलाती थी। सुनो यार, ये कंसेप्ट की चीज़ें हैं, ये जरीब कहलाती थी। उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि रस्सी धूप में सूख के और पानी में भीग के गीली और फैलती थी। तो इसने फिर रस्सी की जगह टोडरमल ने बांस यूज़ करनी शुरू की थी, जरीब बांस की यूज़ करनी शुरू की थी। तो आधुनिक पैमाइश इतने बड़े स्तर पर जो शेर शाह ने आरंभ की थी, उसको कंप्लीट किसने किया था? वो टोडरमल ने ही किया था। फिर उसका नाम भी लिख लीजिए दादा, बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। ये तो बहुत आम सी बात है। और आप जानते हैं कालपी में पैदा हुआ था, ये मैंने पढ़ाया था पिछली बार। जो आधुनिक जालौन है जिला, वहाँ पर कालपी में 1528 में पैदा हुआ था। ये बड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड इसकी बहुत जबरदस्त है, बड़ा अच्छा वक्ता था ये, बहुत सारे। वो जो लतीफ़े हैं उन्होंने तो छोड़ दिए, वो तो बहुत सारे सैकड़ों लतीफ़े बने हुए हैं। वो होता क्या है ना, जब कोई एक चीज़ हो जाती है तो फिर बहुत सारी आप देखिए आजकल फेसबुक पे गुलजार के नाम पर सैकड़ों कविताएं आने लगती हैं, वो तो कोई गुलजार की नहीं होती। क्या होता है, जब चीज़ फेमस हो जाती है तो मैंने एक घटिया सी बात कही और अकबर के नाम पे या गुलजार के नाम पे या चीज़ें आप फेमस कर दी। तो ऐसे ही बीरबल के नाम पर बहुत सारी चीज़ें फेमस कर दी गई हैं। इसको सबसे पहले जो दरबार से इसका संबंध हुआ था, वो रीवा जो जागीर है, रीवा, वहाँ का नरेश था राम सिंह। हाँ, राम सिंह जो दरिया था, उसने सबसे पहले इसको अपने दरबार में से रखा था। राम सिंह बघेल, बल्कि पूरा चाहे देखिए, राम सिंह बघेल था जिसने इसको रखा था। वहां से फिर ये आमेर के राजा भगवान दास के पास पहुंचा था। यानी रीवा के जागीर, ये काम व्यक्ति था, अपनी प्रतिभा से इम्प्रेस करके ये रीवा के जागीरदार के पास पहुंचा। वहां से फिर ये प्रमोट होकर भगवान दास के पास पहुंचा और फिर भगवान दास के पास से ये अकबर के पास आया और फिर ये अकबर के साथ रहा। इसकी मृत्यु 1586 में हुई थी। और हुआ क्या था, इसलिए देखिए, जो जिस चीज़ का मास्टर हो उसको उसी में रहना चाहिए। इसको 1586 में अकबर ने, जब अफगानिस्तान का क्षेत्र ये
पाएगा। यहाँ यूसुफजई पठानों ने विद्रोह किया तो उसका सेनापति बनाकर इसको भेज दिया गया। मैं पहाड़ों में गुजर रहा था पालकियों में, वहीं पठानों ने इसको घेर के मारा तो इसको भी उन्होंने कर दिया। तो एक दूसरी प्रतिभा का व्यक्ति था, वो उसको फौज में भेज के अकबर ने खत्म कर दिया। तो ये यूसुफजइयों के साथ ये मारा गया था। आधुनिक काल में भी 2-3 नाम बहुत मशहूर है, मतलब में तांतिया टोपे। तांतिया टोपे का वास्तविक नाम भी याद रखिए, एक जगह मैंने देखा कि वो तांतिया टोपे नहीं दिया था, नाम दिया था रामचंद्र। हाँ, रामचंद्र उसका वास्तविक नाम था। उसके अलावा ये लक्ष्मीबाई, नाना साहब, ये सब बेगम हजरत महल, ये सब आपने 1857 के साथ ये चीज़ें सारी पढ़ी होंगी। इसी में एक नाम और था जो उस वक्त भी शायद था, अजीज़न बेगम, जो हमारी यूपी से संबंधित है और कहते हैं कि लखनऊ में पैदा हुई थी और फिर कानपुर में आई थी। अंग्रेज़ों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है बात इतिहास में। ये थी तो नाचने गाने वाली, कहते हैं इसके बारे में। और कहते हैं कि उमराव जान, अदा आप सबने बड़ा फेमस सुना होगा, फिल्म में बनी थी उमराव जान, एक फेमस मुजरा करने वाली थी भाई, इसका उससे संपर्क हुआ। उमराव जान, अच्छा ये अजीज़न बेगम। उमराव जान तो फिल्म बनी थी, ये उमराव जान अदा एक नॉवेल था, एक उर्दू का नॉवेल है, ड्रामा वो लिखा गया था, उस पर ये फिल्म बनी थी और कहते हैं कि कैरेक्टर था। तो ये कहते हैं अजीज़न बेगम उसके संपर्क में आई। फिर जब 1857 का काम हो तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ी हुई और कहते हैं कि इतनी वीरता से लड़ी थी कि अंग्रेज़ों ने इसकी प्रशंसा को लेटर मौजूद है जिसमें इसका उन्होंने वर्णन किया है और कई भारत के इतिहासकारों ने इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है और ये लड़ते हुए मानी गई। इसने यानी सैकड़ों लोगों को, अंग्रेज़ों को, दुश्मनों को मारने का श्रेय इसी को, इसको जाता है, अजीज़न बेगम को जाता है। ऐसे ही इस काल का एक बहुत महत्वपूर्ण नाम सर सैयद है, जिसके बारे में हम पहले लिख चुके हैं और तस्करा कर चुके हैं। इसमें 2-3 चीज़ें और हैं, वैसे तो और इसमें बहुत सा मटेरियल है ये, लेकिन ये ख़त्म हो बढ़ेगा टाइम, इसमें रहेगा। इससे अतिरिक्त कुछ चीज़ें और हैं जो मैं चाहता हूँ आप यूपी से संबंधित लिख लें। जैसे यहाँ के प्रमुख आश्रम हैं कुछ यूपी के प्रमुख आश्रम। इलाहाबाद के 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं, भारद्वाज आश्रम और दुर्वासा आश्रम। भारद्वाज आश्रम, भारद्वाज आश्रम और दुर्वासा आश्रम, ये दोनों इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। ऐसी सती अनुसुईया आश्रम, सती अनुसुईया आश्रम, सती अनुसुईया आश्रम चित्रकूट में। चित्रकूट में एक और आश्रम है, मुझे इसका नाम, वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम, ये भी चित्रकूट में है। हाँ, वाल्मीकि चित्रकूट में, बल्कि और है अत्रि आश्रम करके भी है, वो भी प्रसिद्ध है, अत्रि आश्रम, अत्रि आश्रम, ये चित्रकूट के हैं। ऐसी सीतापुर के भी 2-3 आश्रम बहुत प्रसिद्ध हैं। महर्षि दधीची आश्रम, महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर का, हाँ, सीतापुर और उसके आसपास के क्षेत्र से हैं। एक और क्या होता है, व्यास गद्दी आश्रम और सूद गद्दी आश्रम। व्यास गद्दी, सूद गद्दी और दधी, महर्षि दधी, ये सीतापुर से रिलेटेड है। हाँ, वही सीतापुर उसके आसपास के क्षेत्र के हैं ये आश्रम, इसी लोकेशन में पाए जाते हैं। ऐसी फर्रुखाबाद में एक है कपिल मुनि आश्रम, कपिल मुनि आश्रम फर्रुखाबाद। पराशर मुनि आश्रम ये बलिया में है, पराशर मुनि आश्रम बलिया में, पराशर मुनि आश्रम। एक आश्रम और है चैवन ऋषि आश्रम, ये मैनपुरी में है। ये जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताएं, चैवन ऋषि आश्रम मैनपुरी में। मैनपुरी में ये और भी एक है, ये मार्कंडे आश्रम है, मार्कंडे ऋषि आश्रम है।
ये भी मैनपुरी में ही है। हाँ। ऐसी बिजनौर में है कर्ण ऋषि आश्रम। इसके अलावा तो बहुत सारे ऑप्शन डिफरेंट आपको जी। हाँ, बिजनौर का कर्ण ऋषि आश्रम, कर्ण। कुछ महत्वपूर्ण स्थल और यूपी के हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, वो भी आप मिल लीजिए तो मैंने शो दिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कौशाम्बी को आदिनगर के स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिनगर स्थल कहते हैं। अच्छा, कड़ा काल की हम सब बात कर चुके हैं। हाँ, बर्न, बाराना बर्न, ये बुलंदशहर को कहते हैं। बर्न, बर्न। हाँ। ज़ियाउद्दीन बर्नी यहाँ के प्रसिद्ध इतिहासकार का मध्यकाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है ज़ियाउद्दीन बर्नी। इसके अतिरिक्त जो संभल की जामा मस्जिद है, ये हम पढ़ेंगे ये आर्किटेक्चर में इतना आएगा नहीं, इसलिए लिख लीजिए से बाबर के द्वारा बनवाई गई है। हाँ, ये बाबर ने बनवाई थी संभल की जामा मस्जिद। एक और इलाहाबाद के पास एक जगह है शरणवीरपुर। शरणवीरपुर, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ राम ने एक रात विश्राम किया था। ये इलाहाबाद के पास है शरणवीरपुर। शरणवीरपुर, हाँ, शरणवीरपुर या शरणवरपुर कह लीजिए, हमने अंग्रेजी में लिखा है तो ये शरणवरपुर। यहाँ पे राम ने एक रात विश्राम किया था। सौरो, जो काशीराम नगर डिस्ट्रिक्ट में जो आता है, यहाँ पे भगवान बराह की प्रतिमा है। भगवान बराह की प्रतिमा है, जो अवतार विष्णु के जो अवतार हैं उनमें से एक। विष्णु का अवतार पढ़े होंगे ना आपने, तो भगवान बराह है, उनकी प्रतिमा है यहाँ पे। ऐसी भरत कुंड फैजाबाद में है, जहाँ कहते हैं भरत ने 14 वर्ष तक तपस्या की थी। भरत कुंड फैजाबाद में है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भरत ने 14 वर्ष तक तपस्या की थी। ऐसी बांसा एक जगह है बाराबंकी में। हाँ, ये तो अभी आपने आश्रम वही से पढ़ा, दरगाह भी से शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ की दरगाह है यहाँ पर। भारत की हिस्ट्री में एक बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या आती है? एज ए स्टूडेंट जब मैं था, ये हिंदू मुसलमान इतने बहुत से सब सीख इसाई कि सबका अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग चीज़ें मिल गई। एक होता तो समझने में आसानी होती। अब आपको संस्कृत भी आनी चाहिए, आपको पर्शियन भी आनी चाहिए, आपको अरबी भी आनी चाहिए, आपको पाली भी आनी चाहिए। क्या चीज़? क्या कह रही है? शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ एक सूफी संत थे, उनकी दरगाह है। जैसे निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में है। चलिए, 2 मज़ार और यहाँ, ये आपने सबने सुना होगा, हाजी वारिस अली का इसके साथ है ना, देवा शरीफ बाराबंकी में बहुत प्रसिद्ध है। शाहजहाँपुर के 90% लोग वहाँ पे जाते हैं, हिंदू भी बहुत जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ आपको, मज़ारों पर, दरगाहों पर मुसलमानों से ज़्यादा आपको हिंदू मिलेंगे। अजमेर आप जाइए, 70% आपको हिंदू मिलेंगे वहाँ पे। यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री वाले, चाहे वो ऐश्वर्या राय हो या सब चादर चढ़ाने पहले वहाँ जाते हैं, या शाहरुख खान हो। ये दरगाहें भी बेसिकली क्या है, इसमें क्या है, आप लोगों ने हिस्ट्री वैसे पढ़ते तो बहुत मजा आता। सूफी संत जो थे, इन्होंने भारत को एक करने में सबसे बड़ा योगदान दिया। इनकी दरगाहें और खानकाहें थी ना, वो हिंदू मुसलमान नहीं देखती थी, वो सबके लिए खुली रहती थी। इसीलिए तो हाजी वारिस अली शाह का मज़ार कहाँ पे है? देवा शरीफ में। ऐसी सालार मसूद गाजी, सालार मसूद गाजी की दरगाह, ये बहराइच में है। ये अभी आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने सुहेल देव की एक जयंती को भी बनाई गई थी, तो ये सालार मसूद गाजी को उन्होंने पराजित किया था। इसी तरह से कौशाम्बी का एक बहुत मशहूर प्रसिद्ध मज़ार है कड़कशाह बाबा का मज़ार, कौशाम्बी का। ये 3-4 मज़ार जो हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं। कड़कशाह बाबा कौशाम्बी,
कुछ स्थल इसी से रिलेटेड और है, जैसे देखिए, जैसे बावनी इमली शहीद स्थल, बावनी इमली शहीद स्थल, ये फतेहपुर में है। ये शहीदों से रिलेटेड, जैसे शहीद नगरी है, ये 1857 और फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जहाँ पे कम्युनिटी मारा गया, ठीक हो गया, उनके नाम पर ये शहीद स्थल पड़े हैं। बावनी है, ऐसी एक तो है इसका शहीद नगरी, तो यहाँ पर हो ही गया था। फांसी इमली शहीद स्थल, फांसी इमली के इलाहाबाद में, फांसी इमली शहीद स्थल। ये इमली का बड़ा पेड़ होगा जहाँ पे असल में अंग्रेजों ने 1857 के बाद जब दंडित किया था तो ऐसे थोड़ी किया था, सड़कों के दोनों तरफ पेड़ों पे लाशें लटका दी गई, मारे गए। तो ये वो शहीद स्थल जनरली उनके नामों से प्रसिद्ध हुए हैं जहाँ जहाँ पर जो हुए हैं। तो ये बामनी इमली स्थल फतेहपुर का है, फांसी इमली शहीद स्थल इलाहाबाद का है, ऐसी शहीद स्थल छावनी है जो बस्ती में है। इस सब 1857 और उसके बाद के जो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर मारे गए हैं भारतीय, वो है। इनके आधार पर, इनमें बहुत सारे नाम हैं, इससे क्या फायदा है, इनके आधार पर आपको 3-4 चीजें ध्यान में रखनी होंगी। नंबर 1, इंपॉर्टेंट सिटीज। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट पर्सन, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, ये नहीं कि कोई स्पोर्ट्स में नहीं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, उनके नाम और क्यों। और दर्शनीय स्थल जिसको हम हिंदी भाषा में कहते हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमने उन बिल्डिंग्स की भी बात नहीं की है, चाहे ताजमहल हो या लाल किला हो, या इसलिए कि हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर का पूरा एक अलग बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे क्लासेस होंगी, उसके अंतर्गत हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ ये मैंने आज को पिछले 3 एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न में जो चीज़ें बच गई थी, मुझे लगता था कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने आज आपको इसमें समाप्त कर दी है। अब ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न है आपके सामने, इसके आधार पर आप अपनी तैयारी करेंगे। अच्छा, ये यूपी से संबंधित है, लेकिन जाहिर है इंडियन हिस्ट्री से संबंधित तो अपने आप ही ये चीज़ें हो जाएंगी। इनमें कोई चीज़ आपको पूछनी है, कोई कंसेप्ट आपके हो जो आप क्लियर करना चाहते हो, इसको बंद कर दीजिए मेरे ख्याल में।